हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका बीएससी फाइनल ईयर में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकेंड ईयर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था कि आपके कौन कौन से पेपर के अंदर ये वाले यूनिट्स रहेगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको ऐसे कारक जो कि ऊष्मागतिकी स्थायित्व को प्रभावित करते हैं, किसकी ऊष्मागतिकी, किसी भी संकुल की जो ऊष्मागतिकी स्थायित्व होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है कि ऐसे कौन कौन से कारक है जिसके कारण संकुल का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व प्रभावित होता है ना। संकुल मतलब मैंने आपको बता दिया था, बीच में मेटल होती है और आसपास उसके अगर लिगेंड होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक आपको इस आंसर में लिखने हैं। हेडिंग डालेंगे ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है हमारा धातु आयन की प्रकृति तथा भौतिक गुण। हमारा जो धातु आयन है उसकी प्रकृति कैसी है, कैसा उसका नेचर है, कौन सा उसका भौतिक गुण है, वो हमको इसमें बताना है। धातु आयन में पहली हेडिंग डालेंगे हम आयनों का आकार। धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है उससे निर्मित संकुल उतना ही स्थायी होता है। यानी जो धातु आप बीच में लेते हो उसका आकार कैसा है, अगर उसका आकार छोटा होगा तो बना संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है संकुल BeOH7, अगला है MgOH+ और अगला है CaOH+। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आयन का आकार देखो, ये जो हमारा बेरिलियम है इसमें जो आयन है यानी हमारा जो बेरिलियम है इसका साइज है 0.31, मैग्नीशियम में इसका साइज है 0.65 और कैल्शियम में उसका साइज है 0.99। यानी यहाँ पर जो साइज है मेटल की वो बढ़ती जा रही है ना। और जब साइज बढ़ती है तो हमारा स्थायित्व नियतांक क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जितना छोटा होगा उसका स्थायित्व नियतांक उतना ही ज़्यादा होगा। देखो पहले वाले में बेरिलियम में साइज कम था तो स्थायित्व नियतांक 10⁻7 कितना ज़्यादा था। सेकेंड वाले में क्या हुआ, 0.65 हुआ, यानी आयन की साइज थोड़ी बड़ी हुई तो स्थायित्व नियतांक कम हो गया, 120 हो गया। तीसरे वाले में आयन की साइज और ज़्यादा बड़ी हो गई तो यहाँ पर स्थायित्व नियतांक और कम हो गया। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे आयन का आकार बढ़ता है स्थायित्व नियतांक की वैल्यू कम होती जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे आयन आवेश। किसी धातु आयन पर जितना अधिक आवेश होता है उसके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। किसी भी मेटल पर बीच में जो हमारी धातु आयन होती है उस पर जितना अधिक आवेश होगा यानी पॉजिटिव चार्ज उस पर जितना ज़्यादा होगा उससे निर्मित जो संकुल बनता है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। उसके बाद है विद्युत ऋणात्मकता। केंद्रीय धातु आयन की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होती है उनके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही स्थायी होता है। यानी बीच के जो धातु की बात कर रहे हैं हम, उसकी विद्युत ऋणात्मकता अगर ज़्यादा होगी तो उससे जो संकुल बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे यहाँ पर ऑर्डर दिया है लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा है तो इसका संकुल भी ज़्यादा होगा स्थायी। देन सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है, सीजियम है। यानी जैसे जैसे नीचे जाने पर हमारी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसका मतलब हमारे संकुल का स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो जिस तरह से हमारे धातु आयन की प्रकृति स्थायित्व को प्रभावित करती है संकुल के, उसी तरह से जो लिगेंड होते हैं आसपास मेटल के जो जुड़ते हैं उसका नेचर भी संकुल की प्रकृति को प्रभावित करता है। जैसे पहला है लिगेंडों की क्षारीय प्रकृति। संकुल बनाने वाले लिगेंडों की क्षारीय शक्ति जितनी अधिक होती है संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। जो लिगेंड है, जो मेटल में आसपास लिगेंड लगते हैं, है ना, तो ये जो लिगेंड है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितना अधिक क्षारीय नेचर का होगा उतना इस संकुल स्थायी बनता है। यानी ये जो लिगेंड होते हैं इनकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की ज़्यादा होनी चाहिए तो हमारा जो यहाँ पर संकुल बनता है ये संकुल स्थायी होता है। अगला है लिगेंड की ध्रुवीयता। लिगेंड की ध्रुवीयता जितनी अधिक होती है उनके द्वारा निर्मित संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। हमारे जो लिगेंड होते हैं जो आसपास लगते हैं वो ध्रुवीय नेचर के होने चाहिए, उनकी ध्रुवीयता अधिक होनी चाहिए तो उनके द्वारा जो संकुल बनेगा वो स्थायी होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग डालेंगे कीलेट प्रभाव। तो ये कीलेट प्रभाव क्या होता है, इसके कारण स्थायित्व कैसे निर्भर करता है वो देखेंगे। वे संकुल जिसमें कीलेट चक्र पाया जाता है उन संकुलों की अपेक्षा जिनमें कीलेट चक्र नहीं पाया जाता अधिक स्थायी होते हैं। यानी जहाँ पर कीलेट उपस्थित है वो संकुल कम स्थायी होगा और जहाँ कीलेट प्रभाव नहीं पड़ता है वहाँ पर संकुल अधिक स्थायी होता है। जैसे हम नीचे उदाहरण से समझते हैं।
देखो यहाँ पर कीलेट प्रभाव क्या होता है, पहले आप वो समझो। देखो ये जो एक ही लिगेंड है, जब ये दो तरफ से जुड़ता है धातु से, ये एक ही लिगेंड है पूरा, ये लिगेंड पूरा एक ही है, लेकिन ये दो तरफ से धातु से जुड़ रहा है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कीलेट प्रभाव। ये भी पूरा एक ही लिगेंड है, लेकिन ये यहाँ से भी जुड़ रहा है, यहाँ से भी जुड़ रहा है। ये भी पूरा एक लिगेंड है, लेकिन ये यहाँ से भी जुड़ रहा है और यहाँ से भी जुड़ रहा है। तो जब कोई लिगेंड दो तरफ से बीच में धातु से जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं कीलेट प्रभाव। अब हमको बताना है कि एक संकुल हमारे पास है जिसमें कीलेट प्रभाव है, जो आपके सामने है, और एक ऐसा संकुल जिसमें कीलेट प्रभाव नहीं है, तो किसका स्थायित्व नियतांक ज़्यादा होगा। ये देखो यहाँ पर ऊपर वाला जो उदाहरण है, ये वाला, यहाँ पर कोई कीलेट प्रभाव नहीं लग रहा है क्योंकि एक ही लिगेंड है और एक ही लिगेंड इस धातु को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी यहाँ पर कीलेट प्रभाव नहीं है। इसका मतलब यही है कि जब हमारा संकुल कीलेट प्रभाव दर्शाता है तो उसका स्थायित्व कम हो जाता है, उसके स्थायित्व नियतांक की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये थे हमारे कारक जिसके कारण हमारा स्थायित्व नियतांक प्रभावित होता है। किसी भी संकुल के ऊष्मागतिकी के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक हमने देखे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इस यूनिट के आगे के टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।